जय हिंद दोस्तों। स्वागत है आपका अपने यूट्यूब चैनल यूपी डीएलएड क्लासेस में। हमने जैसा कि डिस्कस किया हुआ है हमारे सिलेबस में एक सब्जेक्ट है जिसका नाम है विज्ञान, साइंस। ये जो साइंस सब्जेक्ट है, आज ये हमारी साइंस की पहली क्लास है। साइंस की पहली क्लास में हम जो पहला टॉपिक डिस्कस करने वाले हैं वो हमारा टॉपिक है सजीव और निर्जीव वस्तुएं, लिविंग एंड नॉन लिविंग थिंग्स। जो हमारी सजीव वस्तु है, सजीव वस्तुएं क्या होती है। आप सभी लोगों को पता है कि सजीव वस्तुएं होती क्या है, लेकिन फिर भी हम एक बार पढ़ते हैं कि सजीव वस्तुएं क्या होती है। ऐसी वस्तुएं जिनके अंदर जीवन होता है, जिनके अंदर जीवन होता है वो हमारी सजीव वस्तुएं होती है। और देखते हैं, जो श्वास लेने में सक्षम होती है, जो धीरे धीरे बढ़ती है, जो खुद गति करने में समर्थ होती है, वो सजीव वस्तुएं कहलाती है। जैसे हम एक बार फिर से रिपीट करके देखते हैं, वे सभी वस्तुएं जिनके अंदर जीवन होता है, जो श्वास लेती है, जो धीरे धीरे बढ़ती है, अपने आप को ग्रो करती है, वो हमारी सजीव वस्तुएं कहलाती है। आप सभी लोगों को सिर्फ समझना है, समझने की कोशिश करनी है। समझिए कि सजीव वस्तुएं क्या होती है। सजीव वस्तुएं वे होती है जिनके अंदर जीवन होता है। सजीव से जीव, सजीव किन दो चीज़ों से बना है, से और जीव। जब इसमें दो, आप सजीव को दो पार्ट में डिवाइड करोगे, सजीव से जीव, जिसमें जीव होता है, जीवन होता है, जो जीव होता है, जिसमें जीवन होता है, वो सजीव होता है। इसी तरीके से सजीव जिसके अंदर जीवन हुआ वो क्या हो, सजीव। ऐसी वस्तुएं जिनके अंदर जीवन होता है वो क्या होता है, सजीव होते हैं। जो श्वास लेने में सक्षम होते हैं, जो धीरे धीरे बढ़ते हैं, जो खुद गति करने में समर्थ होते हैं, वो हमारे सजीव होते हैं। दोस्तों, आपको नोट्स हाथों हाथ बनाते हुए चलना है ताकि जब एग्ज़ाम टाइम पे आपको रिवीजन करना हो, आप तुरंत रिवीजन कर सको। ठीक है ना। तो आपको इस चीज़ का ध्यान रखना है कि नोट्स साथों साथ बनाते हुए चलना है और चीज़ों को समझते हुए चलना है ताकि चीज़ें आसान लगे। फिर हम एक बार समझने की कोशिश करते हैं कि जो सजीव होते हैं वो दूसरों को जन्म देने में सक्षम होते हैं, उनके अंदर चीज़ों को महसूस करने की क्षमता होती है और ये निर्जीव वस्तुओं का भी निर्माण कर सकते हैं। मतलब जो हमारे सजीव होते हैं वो सजीव दूसरों को जन्म देते हैं, जन्म देने में सक्षम होते हैं, मतलब दूसरों को जन्म देते हैं। इनके अंदर चीज़ों को महसूस करने की, जो चीज़ों को फील करने की जो क्षमता होती है, वो चीज़ों को फील करने की क्षमता सजीव के अंदर होती है। ये चीज़ों को फील कर सकते हैं। और जो हमारे सजीव होते हैं वो निर्जीव वस्तुओं का भी निर्माण कर सकते हैं। जो हमारे सजीव होते हैं वो हमारे निर्जीव वस्तुओं का भी निर्माण करते हैं। जैसे उदाहरण के लिए हम देखते हैं सजीव वस्तुओं के जो उदाहरण है वो क्या है। सजीव क्या होते हैं, मनुष्य है। मनुष्य सजीव होते हैं, मनुष्य के अंदर जीवन होते हैं, मनुष्य श्वास लेते हैं, तो मनुष्य क्या है, सजीव। हमारे पेड़ पौधे हुए, हमारे पौधे हुए, पौधों के अंदर भी जीवन होता है। पौधे भी हमारे श्वास लेते हैं। कैसे श्वास लेते हैं, जो हम CO2 कार्बन डाइऑक्साइड छोड़ते हैं वो पौधे ग्रहण करते हैं। तो हमारे जो पौधे हैं, पौधे भी हमारे सजीव होते हैं। हमारे जो जानवर होते हैं, जानवर भी हमारे सजीव होते हैं। हमारे पक्षी होते हैं, हमारे कीड़े मकोड़े होते हैं, जो कवक, बैक्टीरिया और शैवाल होते हैं, वो भी हमारे सजीव होते हैं। तो आइए हम देखते हैं सजीव वस्तुओं के गुण। सजीव वस्तुओं के क्या क्या गुण होते हैं, क्या क्या क्वालिटीज़ होती है, क्वालिटीज़ ऑफ लिविंग थिंग। सजीव वस्तुओं की क्वालिटीज़ क्या क्या होती है। जो हमारे सजीव वस्तु है, सजीव वस्तु एक गति करती है, स्वयं गति करती है। जो हमारे सजीव वस्तु है वो समय के साथ वृद्धि और विकास करते हैं। मतलब देखिए, जो समय, मतलब जो हमारे सजीव वस्तु है वो स्वयं गति करते हैं, स्वयं मोशन में आते हैं। उनको किसी भी एक्सटर्नल फोर्स की, एक्सटर्नल रिसोर्सेज की नीड नहीं होती, उनको ज़रूरत नहीं होती बाहरी चीज़ों की। वो स्वयं ही गति करते हैं। जो हमारे सजीव होते हैं वो एक स्थान से दूसरे स्थान पर बिना किसी दूसरे की मदद के जा सकते हैं। वो यहाँ से यहाँ तक बिना किसी की मदद के जा सकते हैं। जो हमारे सजीव होते हैं वो समय के साथ साथ वृद्धि करते हैं और विकास करते हैं। जो हमारे सजीव है वो ऊर्जा प्राप्ति के लिए श्वसन करते हैं। जो हमारे सजीव है, सजीव प्राणी है, जो सजीव वस्तुएं हैं, वे श्वास के थ्रू ऊर्जा लेती है। वे ऊर्जा लेने के लिए श्वास लेते हैं, श्वास से उनको ऊर्जा मिलती है। आइए आगे समझते हैं। जो हमारे सजीव है, सजीव नए जीव को जन्म देने के लिए प्रजनन करते हैं। मतलब जो हमारे सजीव, हमने पीछे पढ़ा था, जो हमारे सजीव है वो दूसरे जीव को जन्म देने में सक्षम होते हैं। तो अब यहाँ पर बताया गया है कि जो हमारे सजीव होते हैं वो प्रजनन के थ्रू एक नए जीव की उत्पत्ति करते हैं, एक नए जीव को जन्म देते हैं।
जिन दोस्तों को क्वालिटी का इशू आ रहा है वो क्वालिटी को 360 पर सेट कर सकते हैं और 360 पर सेट करके देख सकते हैं। 360 पर अच्छी वीडियो क्वालिटी अच्छी दिखाई जा रही है। सजीव अपशिष्ट पदार्थों को बाहर निकालने के लिए उत्सर्जन करते हैं। अपशिष्ट पदार्थ क्या होते हैं? अपशिष्ट पदार्थ भी होते हैं जो हमारा वेस्ट मटेरियल होता है। मतलब हम खाना खाते हैं, जो हमारा खाना पच जाता है उससे हमको ऊर्जा मिलती है, और जो हमारा बचा हुआ होता है वो हमारे शरीर के अंदर वेस्ट होता है, जो एक स्थान पर एकत्रित इकट्ठा हो जाता है। तो जब हमारे अपशिष्ट पदार्थ होते हैं, जो वेस्ट मटेरियल होते हैं, जो हमारे सजीव वस्तु है, सजीव प्राणी है, वो अपने वेस्ट को, अपशिष्ट पदार्थों को बाहर निकालने के लिए उत्सर्जन की क्रिया करते हैं। उत्सर्जन क्या होता है? उत्सर्जन की क्रिया क्या होती है? उत्सर्जन की क्रिया वो होती है जो हमारे शरीर से अपशिष्ट पदार्थों को बाहर निकालने के लिए की जाती है। मतलब जो हमारे शरीर से अपशिष्ट पदार्थ है, जो वेस्ट मटेरियल है, उसको बाहर निकालने के लिए की गई क्रिया उत्सर्जन की क्रिया कहलाती है। जो हमारे सजीव है, सजीव बाह्य वातावरण के प्रति प्रतिक्रिया करते हैं। जो हमारे सजीव है, जो बाहर का हमारा वातावरण है, बाह्य वातावरण है, उसके प्रति प्रतिक्रिया करते हैं। जो हमारा वातावरण है, जैसा वातावरण है उसको फील करते हैं, उसके अगेंस्ट अगर हमको किसी चीज़ की नीड होती है, उस नीड का अरेंजमेंट करते हैं, अपने आप को उस चीज़ में ढालने की कोशिश करते हैं, वही होता है हमारे प्रतिक्रिया। उस क्रिया के प्रति जो हमारी क्रिया होगी वो होगी प्रतिक्रिया। जो सजीव है स्वयं को परिवर्तित कर सभी परिस्थितियों में अनुकूल रहते हैं। मतलब जैसे हमारे सजीव जीव है, प्राणी है, जंतु है, वो किसी भी परिस्थिति में, किसी भी मौसम में अपने आप को ढाल लेते हैं, मौसम के अनुकूल अपने आप को बना लेते हैं। गर्मी का मौसम है तो गर्मी के अनुकूल अपने आप को ढाल लेंगे, गर्मी के अकॉर्डिंग रहने लगेंगे। सर्दी का मौसम आएगा, बरसात का मौसम आएगा, उसके अनुकूल अपने आप को ढाल लेंगे। तो ये होते हैं हमारे सजीव वस्तुएं, और ये होती है हमारे सजीव वस्तुओं की क्वालिटीज़, सजीव वस्तुओं के गुण। आपको ये सभी चीज़ें अच्छे से याद कर लेनी है, क्योंकि एग्ज़ाम में यहाँ से डायरेक्ट सीधा सीधा क्वेश्चन आता है, आपको ये चीज़ ज़रूर याद करनी है। अब आती है हमारे निर्जीव वस्तुओं के गुण, सॉरी, पहले आती है हमारे निर्जीव, सॉरी दोस्तों, कुछ टेक्निकल इशू था। चलिए अब पढ़ते हैं हमारी निर्जीव वस्तुएं। हमारी निर्जीव वस्तुएं होती क्या है? जो निर्जीव वस्तुएं होती है, वे निर्जीव वस्तुएं जिनमें जीवन नहीं होता है। निर्जीव वस्तुएं, निर्जीव, जो जीव के बिना होती है, मतलब जिनमें जीवन नहीं होता है, वो होती है हमारी निर्जीव वस्तुएं। निर्जीव मतलब जो सजीव होते हैं उनमें जीवन होता है, जो निर्जीव होते हैं उनमें जीवन नहीं होता है। मतलब सजीव का जो अपोजिट होता है, जो उल्टा होता है, जो विपरीत होता है, वो होता है हमारा निर्जीव। तो देखते हैं हम निर्जीव वस्तुएं क्या होती है। निर्जीव वस्तुएं वे होती है जिनमें जीवन नहीं होता है। निर्जीव वस्तुएं श्वास लेने में सक्षम नहीं होते, मतलब जो श्वास लेने में सक्षम नहीं होते, जिनमें जीवन नहीं होता, और जो खुद गति नहीं कर सकते, वे होते हैं हमारी निर्जीव वस्तुएं। देखिए, निर्जीव वस्तुओं को भोजन की आवश्यकता नहीं होती। जो निर्जीव वस्तु है उनको भोजन की भी आवश्यकता नहीं होती, वे यह प्रकृति को महसूस नहीं कर सकते। मतलब जो हमारे, देखिए समझिए, जो हमारी निर्जीव वस्तुएं होती हैं, निर्जीव वस्तुओं को ना तो, निर्जीव वस्तुओं में नहीं तो जीवन होता, ना ही निर्जीव वस्तुओं को श्वास लेने लेने में सक्षम होती, ना ही निर्जीव वस्तुएं खुद एक गति कर सकते, ना ही निर्जीव वस्तुओं को भोजन की आवश्यकता होती, और ना ही एक प्रकृति को महसूस कर सकते। इसीलिए ये निर्जीव होते हैं, इसीलिए इनमें जीवन नहीं होता है। जैसे देखिए, उदाहरण के लिए हमारी लकड़ी की वस्तुएं होती है, प्लास्टिक होती है, लोहा होता है, धातु होती है, चमड़ा, कपास, पेन और इत्यादि बहुत सारी वस्तुएं होती है जो श्वास नहीं लेती है। इनको एक स्थान से दूसरे स्थान पर जाने के लिए किसी अन्य व्यक्ति या वस्तु की आवश्यकता होती है। मतलब निर्जीव वस्तुओं को एक स्थान से दूसरे स्थान पर जाने के लिए किसी हेल्प की आवश्यकता होती है। ये स्वयं एक स्थान से दूसरे स्थान पर नहीं जा सकती, जो दिखाया हुआ है देखिए, ये खुद गति नहीं कर सकते, ये एक स्थान से दूसरे स्थान पर नहीं जा सकते। जी हाँ, आप में से बहुत से लोगों को एक डाउट आ रहा है कि जो लकड़ी की वस्तु होती है, जो लकड़ी हमारी होती है वो सजीव होती है, लेकिन नहीं। जो हमारे पेड़ पौधे होते हैं, जो हमारे पेड़ पौधे हैं वो हमारे सजीव होते हैं, क्योंकि उनमें जीवन होता है, वो हरे भरे होते हैं, वो हमें फल देते हैं, वो नए वृक्ष की उत्पत्ति करते हैं।
इसलिए पेड़ सजीव होते हैं। लेकिन जो हमारी लकड़ी से बनी वस्तुएं होती है, जो हमारी लकड़ी से बनी वस्तुएं होती है, जो हमारा फर्नीचर होता है, जो हमारा फर्नीचर होता है, फर्नीचर लकड़ी की वस्तुओं से बना हुआ होता है। जो हमारे पेड़ है, जो हमारे वृक्ष है, उनकी जो लकड़ियाँ होती है, उनकी जो शाखाएं होती है, उनसे बना हुआ होता है फर्नीचर, उनसे बनती है हमारी लकड़ी। वो लकड़ी की वस्तुएं, जो हमारी लकड़ी होती है, हमारी सूखी लकड़ी हुई जो हरी नहीं है, जिस पर पत्तियां नहीं है, जो फूट नहीं, मतलब जो फल नहीं देगी, जो पेड़ नहीं बनेगी, जो सूख कर गिर चुकी है, जो पेड़ हमारे मृतक हो चुके हैं, जो मर चुके हैं, वो होते हैं हमारे निर्जीव। और जो हरे भरे पेड़ है, जिन पर पत्तियां है, जो फल देंगे, वो होते हैं हमारे सजीव। इस डाउट को आप बिल्कुल क्लियर कर लीजिए। जो हमारे पेड़ पौधे होते हैं, जो हरे भरे होते हैं, जिनकी शाखाएं होती है, वो हमारे सजीव होते हैं। जो लकड़ी की वस्तुएं होती है, जो लकड़ी होती है, जो हमारा फर्नीचर होता है, वो हमारी निर्जीव होती है। जी। अब हम आगे चलते हैं। अब आए हमारे निर्जीव वस्तुओं के गुण, क्वालिटीज ऑफ नॉन लिविंग थिंग्स। निर्जीव वस्तुओं में क्या गुण होते हैं? जो सजीव वस्तुओं के गुण होते हैं उससे अपोजिट जो हमारे होते हैं वो निर्जीव वस्तुओं के गुण होते हैं। जैसे देखते हैं, निर्जीव में कोई कोशिका नहीं होती, निर्जीव में हमें कोई भी कोशिका नहीं पाई जाती। निर्जीव में कोई विकास नहीं होता, निर्जीव का कोई विकास नहीं होता। कोई हमारी चेयर है, वो चेयर जो है, वो चेयर की चेयर इतनी ही रहेगी, उसका कोई विकास नहीं होगा, वो नहीं बढ़ेगी, वो ग्रो नहीं करेगी। इसलिए निर्जीव में कोई विकास नहीं होता है। निर्जीव को श्वास श्वसन की आवश्यकता नहीं होती, निर्जीव को श्वास लेने की आवश्यकता नहीं होती, निर्जीव श्वास नहीं लेते। जो हमारे निर्जीव है, निर्जीव प्रजनन भी नहीं करते, क्योंकि निर्जीव किसी भी वस्तु को पैदा नहीं कर सकते, किसी जीवन को पैदा नहीं कर सकते, इसीलिए निर्जीव प्रजनन नहीं करते। निर्जीव वस्तुओं की कोई जीवन अवधि नहीं होती है। निर्जीव वस्तु जो होती है उनकी कोई भी जीवन अवधि नहीं होती है, कौन सी वस्तु कब समाप्त हो जाए। जो हमारी निर्जीव वस्तु होती है उनको भोजन की भी कोई आवश्यकता नहीं होती। निर्जीव वस्तुओं को भोजन की आवश्यकता नहीं होती, क्योंकि इनको ऊर्जा एनर्जी की भी आवश्यकता नहीं होती। निर्जीव वस्तुओं में किसी भी प्रकार की कोई उत्तेजनाएं नहीं होती, इनमें कोई भी फीलिंग्स नहीं होती, ये प्रकृति को महसूस नहीं कर सकती, इनमें कोई भी उत्तेजनाएं नहीं होती है, जैसी होती है ऐसी ही पड़ी हुई होती है। तो यहाँ पर आपको निर्जीव वस्तु और सजीव वस्तुओं में अंतर भी देखने को क्वेश्चन में पेपर में मिल जाता है। तो आपको सीधा सीधा जो क्वेश्चन पूछ लेगा, सजीव और निर्जीव में अंतर बताइए, आपको सजीव और निर्जीव में यही अंतर बताया, दोनों की क्वालिटीज़ को कंपेयर कर देना है कि जैसे निर्जीव में कोई कोशिका नहीं होती, सजीव में कोशिकाएं पाई जाती है, सजीव श्वास लेते हैं, निर्जीव श्वास नहीं लेते हैं। इस तरीके से आप लोगों को इनमें डिफरेंस बता देना है और दोनों चीज़ों को अच्छे से नोट डाउन कर लेना है, अच्छे से नोट्स बनाने हैं और अपने नोट्स बनाने के साथ साथ उन चीज़ों को रिवाइज भी करते चलना है। आपको डेली क्लासेस मंडे टू फ्राइडे हमारे चैनल पर मिलेगी, कंप्लीट सिलेबस मिलेगा। आप लोगों के एग्ज़ाम से पहले आपका कंप्लीट सिलेबस कराया जाएगा और आपको रिवीजन कराया जाएगा, आपकी स्कोर बूस्टर सीरीज़ लाई जाएगी ताकि आपका स्कोर ज़्यादा से ज़्यादा हो सके। मिनिमम 90% हम लोग इस बार फर्स्ट सेमेस्टर में स्कोर करेंगे। आपको मेहनत करनी है, विश्वास करना है और नोट्स बनाते चलना है। 90% हम स्कोर इजीली कर सकते हैं 2023 बैच के फर्स्ट सेमेस्टर के में। ठीक है दोस्तों, अब हम आगे बढ़ते हैं। देखिए, नेक्स्ट टॉपिक है हमारा प्राकृतिक एवं मानव निर्मित वस्तुएं, नेचुरल एंड मैड मेड थिंग्स। मतलब जो हमारी वस्तुएं होती हैं उनमें कुछ प्राकृतिक वस्तुएं होती है, कुछ मानव निर्मित वस्तुएं होती है। हमें यह देखना है कि हमारी कौन सी वस्तुएं प्राकृतिक है, कौन सी वस्तुएं मानव द्वारा बनाई गई है। जो मानव द्वारा बनाई जाती है, जो मनुष्य द्वारा बनाई जाती है, वो हमारी मानव निर्मित वस्तु होती है। जो हमें प्रकृति से मुफ्त चीज़ें मिलती है, जो मुफ्त वस्तुएं मिलती है, वो हमारी प्राकृतिक वस्तुएं होती है। जो हमें नेचर से प्राप्त होती है, जो हमें फ्री मिलती है नेचर से, वो हमारी प्राकृतिक वस्तु होती है। देखते हैं हम वस्तुएं क्या होती है। जो वस्तुएं वातावरण में हमारे चारों ओर पाई जाती है उसे प्राकृतिक वस्तुएं कहा जाता है। मतलब जो वातावरण में, जो एटमॉस्फेयर में हमें मिलती है, जो हमारे चारों ओर होती है, वे वस्तुएं हमारी प्राकृतिक वस्तुएं होती है, जो हमें प्रकृति से प्राप्त हुई होती है। और जो हमारे चारों ओर अनेकों वस्तुएं ऐसी होती है जो मानव ने अपनी चीज़ों को आसान करने के लिए बनाया होता है, वो मानव निर्मित वस्तुएं होती है। आइए समझते हैं।
जैसे हमारी वस्तुएं जो वस्तुएं हमें प्रकृति से प्राप्त होती है वो हमारी होती है प्राकृतिक वस्तुएं, जो हमें प्रकृति से मिली है, हमारे चारों ओर है। लेकिन जो हम अपने चारों ओर चीज़ें देखते हैं उन चीज़ों में कुछ वस्तुएं ऐसी होती है जो मानव ने अपने सुख सुविधाओं को पूरा करने के लिए बनाई हुई होती है, वो हमारी मानव निर्मित वस्तुएं होती है। जैसे हम उदाहरण देखते हैं, हमारे पेड़ पौधे हैं, जो हमारे पेड़ पौधे हैं वो प्राकृतिक वस्तु है, हमें प्रकृति ने दी है। जो हमारे जीव जंतु है वो हमें जीव जंतु प्रकृति ने दिया है, ये प्राकृतिक वस्तु है। जो हमारा समुद्र नदी तालाब है ये हमें प्रकृति से मिली है, हमें प्रकृति ने दिए है। लेकिन जो हमारा फर्नीचर है मानव निर्मित वस्तु। फर्नीचर को मनुष्य ने अपनी सुविधा के अनुसार बनाया है, अपनी सुविधा के लिए बनाया है। जो हमारे कांच की वस्तु है, कांच की वस्तुएं मानव ने बनाई है, अपनी चीज़ों को आसान करने के लिए बनाई है, ये मानव निर्मित वस्तुएं होती है। जो वस्तुएं हमारी होती है हम इन्हें निम्न प्रकार वर्गीकृत करते हैं, किया जा सकता है। तो इनमें जो वस्तुएं होती है उनके तीन, जो बेसिकली मुख्यतः तीन टाइप होते हैं। जो हमारा पहला टाइप होता है वो होता है प्राकृतिक वस्तुएं, जो हमें प्रकृति से मिलती है वो होती है प्राकृतिक वस्तुएं। दूसरी होती है हमारी मानव निर्मित वस्तुएं, जो मानव ने बनाई हुई है वो मानव निर्मित वस्तुएं। और होती है अन्य मानव निर्मित वस्तुएं। तो आइए हम देखते हैं वन बाय वन ये वस्तुएं होती कौन कौन सी हैं। तो सबसे पहले हमारी होती है प्राकृतिक वस्तुएं। प्राकृतिक वस्तुएं नेचुरल थिंग्स हमारी होती क्या है, वे सभी प्रकार की वस्तुएं जो हमारे चारों ओर वातावरण में पाई जाती है तथा जिन्हें हम लोग वातावरण से निःशुल्क प्राप्त कर सकते हैं, उन सभी वस्तुओं को प्राकृतिक वस्तुएं कहते हैं। देखिए आइए समझते हैं ये होती क्या है। मतलब वे वस्तुएं जो हमें प्रकृति से प्राप्त होती है, जो वस्तुएं हमें प्रकृति से प्राप्त हुई है, जो हमें वातावरण से निःशुल्क प्राप्त हुई है, वो सभी हमारी प्राकृतिक वस्तुएं होती है। जैसे हमारा पेड़ हुआ, पौधे हुए, हवा हुआ, मिट्टी हुई, जीव जंतु हुए, ये सभी हमारी प्राकृतिक वस्तुएं हैं जो हमें प्रकृति से निःशुल्क प्राप्त होती है। जो हमारी प्राकृतिक वस्तु है उन्हें भी हमें दो भागों में बांटा गया है। सबसे पहले हमारी होती है समाप्त न होने वाली वस्तुएं, दूसरी है समाप्त होने वाली वस्तुएं। जो समाप्त न होने वाली वस्तु है उनमें होते हैं हवा, मिट्टी, ऊर्जा। हमारी जो हवा है जो हमें प्रकृति से निःशुल्क प्राप्त होती है वो कभी समाप्त नहीं होगी। हवा हमेशा चलती रहती है और अनंत समय तक चलती आएगी। इसी तरह हमारी मिट्टी है, हमारी ऊर्जा है, हमारी सौर ऊर्जा है, ये कभी भी ख़त्म होने वाली वस्तुएं नहीं है, ये कभी ख़त्म नहीं होगी। लेकिन जो हमारी दूसरे प्रकार की वस्तु है समाप्त हो जाने वाली वस्तुएं, ये क्या है, हमारे पेड़ पौधे, जीव जंतु, ऊर्जा के संसाधन, जैसे कोयला हुआ, पेट्रोलियम हुआ। मतलब जो हमारा पेड़ पौधे हैं ये भी एक दिन नष्ट हो जाएंगे। जिस तरीके से हम लोग मनुष्य इनका कटान कर रहे हैं पेड़ पौधों का, जो हमारे जीव जंतु है ये भी विलुप्त तो होने लगे हैं। बहुत जल्द आने वाले समय में ये भी एक दिन समाप्त हो जाएंगे। जो हमारे ऊर्जा के संसाधन है, कोयला है, पेट्रोलियम है, इनमें भी भारी मात्रा में कमी आ चुकी है और धीरे धीरे ये चीज़ें समाप्त हो जाएगी, जो ये हमारी प्राकृतिक वस्तुएं हैं। इसीलिए इन्हें प्राकृतिक वस्तुओं को दो भागों में बांटा गया है। एक समाप्त न होने वाली, जो हमारी समाप्त नहीं होगी, कभी भी समाप्त नहीं होगी। और दूसरा टाइप है हमारा समाप्त हो जाने वाली वस्तुएं, जो हमारी प्रकृति से समाप्त हो जाएगी, वो हमारी होती है समाप्त हो जाने वाली वस्तुएं। जैसे पेड़ पौधे, जीव जंतु, पेट्रोलियम, कोयला। तो हम इसमें सबसे पहला अपना टाइप देखते हैं हवा। हवा जिसको हम बोलते हैं वायु। वायु होती क्या है, जिसके द्वारा हम सांस लेते हैं वो हमारी वायु होती है। वायु पर हमारा जीवन निर्भर करता है। वायु हमारे जीवन के लिए बहुत ज़्यादा इम्पोर्टेंट है। आप लोगों को पता है कि जो हमारी ऑक्सीजन है वो हमारे लिए कितनी इम्पोर्टेंट है। अगर ऑक्सीजन नहीं मिलेगी तो हम लोग जीवित नहीं रह सकते, हमारे पशु पक्षी जीवित नहीं रह सकते। हम लोग ऑक्सीजन लेते हैं, कार्बन डाइऑक्साइड छोड़ते हैं। जो हमारे पेड़ पौधे हैं वो जो हमारे ऑक्सीजन हमें प्रोवाइड कराते हैं और हमारे द्वारा छोड़ी गई जो कार्बन डाइऑक्साइड है उसको ग्रहण करते हैं। तो मतलब वायु हम सभी के लिए बहुत ही ज़्यादा लाभदायक है। दूसरा है हमारा पेड़ पौधे। जो हमारे पेड़ पौधे हैं, देखते हैं वातावरण में अनेक प्रकार के पेड़ पौधे पाए जाते हैं जिसे हम बहुत सारी चीज़ें प्राप्त करते हैं। जो हमारे पेड़ पौधे हैं, वातावरण में अनेक प्रकार के पेड़ पौधे पाए जाते हैं। फूल के, बहुत सारे फूल के, बहुत सारे फलों के, बहुत सारे सब्जियों के, बहुत सारे अलग अलग अन्य अन्य चीज़ों के। जो हमारे पेड़ पौधे हैं वो बहुत अलग अलग प्रकार के पेड़ पौधे पाए जाते हैं और बहुत सारे पेड़ पौधे पाए जाते हैं वातावरण में, जो हमारे
लिए बहुत सारी चीज़ें प्रदान करते हैं। जैसे हमारे फल के हुए, फूल हुए, सब्जियां हुई, औषधियाँ हमें बहुत सारी पेड़ पौधों से प्राप्त होती हैं, हमें ऑक्सीजन पेड़ पौधों से प्राप्त होती है। जब पेड़ पौधों का जीवन समाप्त हो जाता है तब भी ये हमारे काम आते हैं। मतलब जो हमारे पेड़ पौधे हैं, जब उनकी मृत्यु हो जाती है, जब पेड़ पौधे सूख जाते हैं, वे उसके बाद भी हमारे काम आते हैं। हमारे खाद बनाने के काम आते हैं, फर्नीचर का सामान बनाने, हमारा ईंधन में काम आते हैं। पेड़ पौधे हमारे जीवन में बहुत उपयोगी है, वो हमारे बहुत काम आते हैं। थर्ड तीसरा है हमारा जीव जंतु। जीव जंतु क्या होते हैं? जो हमारे जीव जंतु है वो हमारे चारों वातावरण में अनेक जीव जंतु पाए जाते हैं जिनका हमारे जीवन में बहुत महत्वपूर्ण योगदान है। जो हमारा वातावरण है, हमारी प्रकृति है, प्रकृति में हमें चारों तरफ बहुत सारे जीव जंतु पाए जाते हैं। उन जीव जंतुओं का हमारे जीवन में बहुत बड़ा योगदान है, उनसे हमें बहुत सारे फायदे होते हैं, बहुत सारी चीज़ें हमें मिलती हैं उन चीज़ों से। जैसे हम देखते हैं यीस्ट है, भेड़ बकरी है, गाय है, भैंस है, जीवाणु, कवक, इन सभी जीव जंतुओं से हमें कुछ ना कुछ मिलता है जो हमारे लिए बहुत ज़्यादा उपयोगी होते हैं। नेक्स्ट टाइप है हमारा फोर्थ, मृदा या नदी तालाब। मृदा मृदा होता क्या है? जो हमारी मिट्टी होती है, मिट्टी को ही हम लोग मृदा कहते हैं। तो जो हमारे मृदा है या नदी तालाब है, प्रकृति ने अनेकों बहुमूल्य चीज़ें दी है जो हमारे जीवन के लिए बहुत उपयोगी है, जिनमें हमारी मृदा है, नदी है, तालाब है। नदी तालाब से हमारे खेतों में सिंचाई होती है, जिससे हमारी फसलें आती है, हम अनाज उगाते हैं, खाते हैं। और जो हमारी मिट्टी होती है, मिट्टी में हम अपने पौधे उगाते हैं, हमारे पेड़ पौधे उगते हैं जो हमें अनाज देते हैं, फल देते हैं, फूल देते हैं, सब्जियां देते हैं, जो हमारे जीवन में बहुत ज़्यादा उपयोगी होती है। जैसे हमारी झील हुई, झरने हुए, अनेकों प्रकार की मृदा, अनेकों प्रकार की मिट्टी हुई, रेतीली मिट्टी, लाल मिट्टी, काली मिट्टी, हरी मिट्टी, हमारी रेतीली मिट्टी, अनेकों प्रकार की हमारी मिट्टियाँ होती है जिनसे हम बर्तन, मिट्टी के बर्तन बनाते हैं। हमारी मिट्टियों में अलग अलग तरह की मिट्टियों में अलग अलग हमारी फसलें होती है जो हमें बहुमूल्य चीज़ें प्रदान करती है। वो सभी हमें प्रकृति ने निःशुल्क उपलब्ध कराई हुई है। जो हमारा पांचवा भाग है वो है हमारा ऊर्जा। ऊर्जा ऊर्जा के अनेकों संसाधन वातावरण में उपस्थित है। जो हमारी ऊर्जा है, ऊर्जा के बहुत सारे स्रोत हमारे वातावरण में हमें उपलब्ध कराए जाते हैं हमारी प्रकृति के द्वारा, जिसमें हम ऊर्जा के स्रोतों को मुख्य दो भागों में बांटा गया है। ऊर्जा के स्रोतों को मुख्य दो भागों में बांटा गया है, जिसमें हमारा पहला भाग होता है पारंपरिक या अनवीकरणीय संसाधन, जो हमारे नॉन रिन्यूएबल रिसोर्सेज होते हैं। मतलब ये रिसोर्स अगर हमने एक बार यूज़ कर लिए, हम इनको दोबारा से यूज़ नहीं कर सकते हैं। जैसे ये स्रोत मुख्य रूप से औद्योगिक तथा व्यावसायिक उद्देश्यों की पूर्ति के लिए प्रयोग किए जाते हैं। जैसे उदाहरण के लिए हमारा कोयला है, पेट्रोल है, डीजल है, ये सभी चीज़ें हम ज़्यादातर व्यावसायिक उद्देश्यों, अपने बिजनेस पर्पज़ से यूज़ करते हैं। हमारा कोयला हुआ, कोयला इलेक्ट्रिसिटी बनाने के लिए ज़्यादा यूज़ होता है। हमारा पेट्रोल डीजल हुआ, या हमारा गाड़ियों में, हमारे ट्रांसपोर्टेशन में ज़्यादातर यूज़ होता है। तो हमारे ज़्यादातर वही बिजनेस पर्पज़ के लिए यूज़ होता है, और एक बार हमने जो यूज़ कर लिया वो हम दोबारा से यूज़ नहीं कर सकते, इसलिए ये होता है अनवीकरणीय। इसको दोबारा से इसका नवीनीकरण नहीं किया जा सकता। जो हमारा कोयला है, कोयला हमने एक बार जलाया, उसकी राख बन जाती है, वो ख़त्म हो जाता है। कोयले को हम दोबारा जलाने के लिए यूज़ नहीं कर सकते क्योंकि उसकी राख बन गई। जो हमारा पेट्रोल है, पेट्रोल से हमने अपनी गाड़ी चलाई, हमने अपना मोटर चलाया, और उसको यूज़ करने के बाद पेट्रोल ख़त्म हो गया। अब हम दोबारा से उस पेट्रोल को, डीजल को यूज़ नहीं कर सकते, इसलिए ये हमारे होते हैं अनवीनीकरणीय, क्योंकि इनको हम दोबारा से रिन्यू नहीं कर सकते, इनका नवीनीकरण नहीं किया जा सकता। और जो हमारा दूसरा प्रकार होता है गैर पारंपरिक या नवीकरणीय संसाधन, जो हमारे होते हैं रिन्यूएबल रिसोर्सेज। मतलब इन रिसोर्सेज को हम रिन्यू कर सकते हैं, हम एक बार यूज़ करने के बाद हम दोबारा यूज़ कर सकते हैं, हम तिबारा यूज़ कर सकते हैं, हम 4 बार यूज़ कर सकते हैं। मतलब हम इसको मल्टीपल टाइम यूज़ कर सकते हैं। इनसे एनर्जी जनरेट की, फिर यूज़ कर लिया, फिर जनरेट की, फिर यूज़ कर लिया। तो इसीलिए ये होते हैं नवीकरणीय, इनको हम रिन्यू कर सकते हैं। ये वातावरण में असीमित मात्रा में पाए जाते हैं। मतलब जो हमारा वातावरण है, हमारी प्रकृति है, इसमें असीमित, जिनके कोई विदाउट लिमिटेशंस हमको प्रोवाइड कराए जाते हैं प्रकृति की तरफ से, जो कि निःशुल्क हमें प्रोवाइड कराए जाते हैं। जैसे हमारा सूर्य ताप हुआ, जो हमारी सनलाइट हुई, सनलाइट से हम
इलेक्ट्रिसिटी बनाते हैं, उसको यूज़ करते हैं। जैसे हमारी पवन चक्की हुई, आप लोगों ने देखा होगा पवन चक्की जो हमारी होती है बड़े बड़े पर्वतीय इलाकों में लगाई जाती है, जिससे बिजली बनती है। आइए दिखा देता हूँ आपको। ये जो हमारी होती है ये हमारी पवन चक्की है। ये पवन चक्की होती है, जो ये विंड मिल, इनको विंड मिल बोलते हैं। जो ये टरबाइन लगे हुए हैं, ये जो पंखड़ी लगी हुई है, पंखड़ी रोटेट करती है। और जब ये रोटेट करती है, अंदर यहाँ पर टरबाइन लगा हुआ होता है, टरबाइन घूमता है, फिर मोटर घूमता है और हमें इलेक्ट्रिसिटी मिलती है। और जो इलेक्ट्रिसिटी मिलती है हम उसको यूज़ करते हैं। हवा चलती, निरंतर चलती रहती है, हमेशा हवा चलती है, हवा कभी समाप्त नहीं होगी। और ये जो ब्लेड है, हमारे ब्लेड हमेशा घूमते रहेंगे। जो पंखड़ी है विंड मिल की, इसकी पवन चक्की की, ये हमेशा घूमती रहेगी। और जब जब ये घूमती रहेगी और जब जब भी हमें बिजली मिलती रहेगी, मतलब ये हम अपनी बिजली को नवीनीकरण कर सकते हैं। जो यहाँ से बिजली मिलेगी, जो इलेक्ट्रिसिटी मिलेगी, जो हमें यहाँ से एनर्जी प्रोवाइड की जाएगी, वो हम लॉन्ग टर्म तक बिना किसी लिमिटेशन के यहाँ से जो एनर्जी है जनरेट कर सकते हैं। इसको यूज़ करते रहते हैं निरंतर, इसको हम रिन्यू करते रहेंगे। अपने जो विंड मिल है, जो हमारी पवन चक्की है, इसको मेंटेन करके रखेंगे और यहाँ से हम लोग हमेशा के लिए बिजली को उत्पन्न कर सकते हैं। नेक्स्ट है हमारा जल विद्युत। जल विद्युत जो हमारे, आपने सुना होगा डैम होते हैं, बांध होते हैं, बांध से बिजली बनाई जाती है, बांध में लगा हुआ होता है। वहाँ से हम जो है बिजली को उत्पन्न करते रहते हैं, एनर्जी प्रोड्यूस करते रहते हैं, एनर्जी का प्रोडक्शन चलता रहता है। और वो हम रीयूज़ करते रहते हैं। एक बार यूज़ करने के बाद फिर से यूज़ करते हैं। चलिए देखते हैं कैसे। ये होता है हमारा जल विद्युत। यहाँ पर जो हमारा डैम होता है, डैम में हम लोग, यहाँ पर पानी भरे हुए होते हैं बहुत सारा। और फिर यहाँ पर हम ये जो है जल विद्युत यंत्र हम लगाए हुए होते हैं। थोड़ा थोड़ा पानी आता जाता है, यहाँ से टरबाइन घूमता रहता है। जो जैसे जैसे टरबाइन घूमता है, यहाँ यहाँ हमारी इलेक्ट्रिसिटी बनती जाती है। और फिर हम वो इलेक्ट्रिसिटी यूज़ कर लेते हैं। यहाँ से जो पानी आता है वो नदियों के द्वारा समुद्र में चला जाता है। और हम यहाँ पर जो हमारा डैम होता है, वहाँ पर हम बहुत सारा पानी स्टोर करके रखते हैं। ऐसे ही पानी अपने फ्लो में चले जाता है और बिजली बने जाती है। ये जो प्रोसेस है ये निरंतर चलता रहता है, चलता रहता है, चलता रहता है। इसीलिए ये भी हमारा नवीनीकरण स्रोत है, जिसको हम बार बार यूज़ कर सकते हैं। जो बार बार इलेक्ट्रिसिटी हमारी बनाता रहता है, जो ऊर्जा को बनाता रहता है। ऐसे ही बायोगैस होती है, भूताप होता है, समुद्री ताप होती है, जिनसे हम एनर्जी, जो ऊर्जा है, वो बनाते रहते हैं। नेक्स्ट है हमारा मानव निर्मित वस्तुएं। मानव निर्मित वस्तुएं होती क्या है? जो मानव के द्वारा बनाई गई है वे मानव निर्मित वस्तुएं होती है। देखते हैं। मानव ने अपनी आवश्यकताओं के अनुसार अनेकों वस्तुओं का निर्माण किया, जिससे उसका जीवन थोड़ा आसान हो गया। इन्हीं वस्तुओं को मानव निर्मित वस्तुएं कहते हैं। जो वस्तुएं मानव ने बनाई है अपने जीवन को महत्वपूर्ण और आसान बनाने के लिए, उसको हम, उन वस्तुओं को हम बोलते हैं मानव निर्मित वस्तुएं, मैन मेड थिंग्स। जैसे कपड़े मानव ने अपने आप बनाए हैं, अपने लिए बनाए हैं। कपड़े प्रकृति से प्राप्त नहीं हुए, प्राकृतिक चीज़ों का इस्तेमाल करके मानव ने कपड़े बनाए हैं। हमारा कांच हुआ, प्लास्टिक हुई, साबुन हुई, मानव ने अपने जीवन को आसान करने के लिए ये सभी चीज़ें बनाई हैं। इसीलिए इनको मानव निर्मित वस्तुएं कहते हैं। जो हमारा कांच, जैसे कांच होता है, जो हमारा कांच होता है वो धातुओं के सिलिकेटों का मिश्रण होता है। धातु के सिलिकेटों का मिश्रण से क्या बनता है? हमारा कांच बनता है। जो हमारी धातु होती है, धातु का जो सिलिकेट होता है, उन सिलिकेटों के मिश्रण से हमारा कांच बनता है। जो हमारा कांच होता है, वो कांच हमारा दो प्रकार का होता है। कौन कौन सा होता है? एक हमारा साधारण कांच होता है, एक हमारा कठोर कांच होता है। देखते हैं साधारण कांच क्या होता है। साधारण कांच और कठोर कांच क्या होता है? जो हमारा साधारण कांच होता है, सोडियम कार्बोनेट और चूना पत्थर तथा रेत को मिलाकर बनाया जाता है। इसका उपयोग बोतल, खिड़की के शीशे आदि बनाने में किया जाता है। जो हमारा कांच होता है वो तीन चीज़ों से मिलकर बना होता है। क्या क्या? पहला हमारा होता है सोडियम कार्बोनेट, दूसरा होता है चूना पत्थर और तीसरा होता है रेत। सोडियम कार्बोनेट, चूना पत्थर और रेत को मिलाकर हमारा साधारण कांच बनता है। साधारण कांच का इस्तेमाल कहाँ होता है? हमारा बोतलें बनाने में, खिड़कियों के शीशे आदि बनाने में हमारा साधारण कांच का प्रयोग किया जाता है।
जो हमारा कठोर कांच होता है, कठोर कांच का हम कठोर कांच कैसे बनाया जाता है? जो कठोर कांच कांच है यह पोटेशियम कार्बोनेट, चूना पत्थर और रेत को मिलाकर बनाया जाता है। इसका प्रयोग बीकर, परखनली आदि बनाने में किया जाता है। जो हमारा कठोर कांच होता है, कठोर कांच कैसे बनाया जाता है? कठोर कांच बनाया जाता है पोटेशियम कार्बोनेट, चूना पत्थर और रेत, इन तीनों को मिलाकर हमारा कठोर कांच बनाया जाता है। देखिए इन दोनों जो साधारण कांच और कठोर कांच, इन दोनों में हमारा माइन्यूट सा डिफरेंस है। दोनों ही तीन चीज़ों को बनाकर बन रहे हैं। पहला सोडियम कार्बोनेट, चूना पत्थर और रेत को मिलाकर हमारा साधारण कांच बनता है, और पोटेशियम कार्बोनेट, चूना पत्थर और रेत को मिलाकर हमारा कठोर कांच बनता है। दोनों में डिफरेंस कितना है? दोनों में डिफरेंस सिर्फ इतना है, अगर सोडियम कार्बोनेट के साथ चूना पत्थर और रेत मिलाकर हम बनाते हैं तो हमारा साधारण कांच बनता है, लेकिन अगर हम पोटेशियम कार्बोनेट के साथ चूना पत्थर और रेत मिलाकर बनाते हैं तो हमारा कठोर कांच बनता है। जो कठोर कांच होता है इसका प्रयोग हम बीकर, परखनली आदि बनाने में करते हैं। आपने देखा होगा जो हमारी केमिस्ट्री लैब होती है, उन लैब में हमारे बीकर होते हैं और परखनली होती है, जिनमें हम अपना सॉल्यूशन डालकर गर्म करते हैं। वो कांच पिघलता नहीं है, लेकिन हमारा सॉल्यूशन गर्म हो जाता है। तो ये कठोर कांच के बने हुए होते हैं, इसलिए हम उनको कठोर कांच क्या बनाते हैं। नेक्स्ट है हमारा प्लास्टिक। प्लास्टिक क्या होता है? प्लास्टिक रासायनिक रूप से असंतृप्त हाइड्रोजन के उच्च अणुभार के बहुलक प्लास्टिक पदार्थ कहलाते हैं। देखिए समझते हैं, जो हमारे असंतृप्त हाइड्रोजन होती है, उस हाइड्रोजन के जो उच्च अणुभार होते हैं, उस उच्च अणुभार के जो बहुलक होते हैं वो हमारे प्लास्टिक पदार्थ कहलाते हैं। देखिए असंतृप्त जो हाइड्रोजन हाइड्रोकार्बन है, उस हाइड्रोकार्बन के उच्च अणुभार के बहुलक हमारे प्लास्टिक कहलाते हैं। जैसे प्लास्टिक में बेकोलाइट होती है, पॉलीथीन होती है। प्लास्टिक भी हमारी दो प्रकार की होती है। देखते हैं कौन कौन सी होती है। पहली होती है हमारी थर्मोप्लास्टिक, दूसरी होती है थर्मोसेटिंग प्लास्टिक। थर्मोप्लास्टिक और थर्मोसेटिंग प्लास्टिक। थर्मोप्लास्टिक क्या होती है? इस प्लास्टिक को गर्म करने पर मुलायम हो जाती है। इसे ठंडा करने के बाद पुनः गर्म करके मुलायम किया जा सकता है। मतलब जो हमारी थर्मोप्लास्टिक होती है, हम उसको गर्म करते हैं, गर्म करने पर वो मुलायम हो जाती है और ठंडा होने पर वो फिर से कड़क हो जाती है। लेकिन हम जैसे उसको एक बार गर्म करके मुलायम किया, उसको दोबारा से गर्म करके मुलायम किया जा सकता है। जैसे हमारी पॉलीथीन हुई, हमारा पीवीसी आदि हुआ। पीवीसी तो आपने देखा होगा, प्लास्टिक कार्ड। लेकिन जो हमारी थर्मोसेटिंग प्लास्टिक होती है, इस प्लास्टिक को गर्म करने पर मुलायम हो जाती है। इसे ठंडा करने के बाद पुनः गर्म करके मुलायम नहीं किया जा सकता। देखिए दो मेजर डिफरेंस इसमें एक दिखाया गया है। जो थर्मोसेटिंग प्लास्टिक होती है, इसको एक बार ही मुलायम किया जा सकता है गर्म करके, दोबारा से गर्म करके मुलायम नहीं किया जा सकता। लेकिन जो हमारी थर्मोप्लास्टिक होती है, वो उसको मल्टीपल टाइम्स, एक बार से अधिक बार गर्म करके मुलायम किया जा सकता है। मतलब जो हमारी थर्मोसेटिंग प्लास्टिक हुई, इसको एक बार आपने गर्म किया, गर्म करने के बाद ये मुलायम हो जाएगी और उसके बाद ये दोबारा से ठंडा होने पर मुलायम नहीं होगी, जैसे हमारी बेकेलाइट होती है। नेक्स्ट है हमारा साबुन। साबुन क्या होती है? साबुन रासायनिक रूप से साबुन उच्च वसीय अम्लों के सोडियम तथा पोटेशियम लवण होते हैं। मतलब जो हमारे उच्च वसीय अम्ल होते हैं, सोडियम हुआ, पोटेशियम हो, उसका जो लवण होता है वो हमारी साबुन होती है। साबुन का जो हमारा फॉर्मूला होता है वो होता है C17H35COOH प्लस इसमें हम जोड़ते हैं NaOH, फिर इससे हमारी बनती है साबुन C17H35COONA प्लस H2O। ये हमारा साबुन का फॉर्मूला होता है, आप इसको याद कर लीजिए। ये एग्जाम में सीधा सीधा पूछा जा सकता है कि साबुन का फॉर्मूला क्या होता है, साबुन का रासायनिक सूत्र। आपको साबुन का रासायनिक सूत्र याद होना चाहिए, जो आपसे पेपर में सीधा सीधा पूछ लिया जाता है और आपको ये सीधा सीधा लिखना भी है। देखिए आगे आगे हमारा होता है अपमार्जक। एक बार एग्जाम में पूछा गया था कि अपमार्जक क्या होता है, और सभी को लग रहा था कि वो आउट ऑफ सिलेबस क्वेश्चन है, लेकिन आउट ऑफ सिलेबस नहीं था, क्योंकि जो डिटर्जेंट होता है, डिटर्जेंट ही हमारा अपमार्जक होता है। तो देखते हैं अपमार्जक होता क्या है। कठोर जल के साथ झाग देने वाले पदार्थ को अपमार्जक कहते हैं। जो हमारा कठोर जल होता है, उस कठोर जल के साथ हमारा जो झाग देता है वो हमारा अपमार्जक यानी कि डिटर्जेंट पाउडर होता है। ठीक है दोस्तों, आज का हमारा जो साइंस सब्जेक्ट का पहला
पहली क्लास है जो कंप्लीट होती है, और इसी तरह की क्लासेस देखने के लिए आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर करें और अपने दोस्तों के साथ इस वीडियो को शेयर ज़रूर करें। आपको हमारे चैनल पर सभी सब्जेक्ट की प्लेलिस्ट मिल जाएगी, आप प्लेलिस्ट से सभी सब्जेक्ट को देख सकते हैं। सभी प्लेलिस्ट में संपूर्ण सिलेबस कराया जाएगा। आप लोग चैनल को सब्सक्राइब करें और वीडियो को अपने दोस्तों के साथ शेयर करें। अगर आपको वीडियो अच्छी लगती है तो आप वीडियो को लाइक भी करें। धन्यवाद।